दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पार्ट में कहानी यहाँ से कंटिन्यू होती है कि काउजन ने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुलाया होता है। ये यूनिंग की हैंड राइटिंग के साथ उस कार्ड पर लिखी हुई हैंड राइटिंग को मैच करके देख रहा होता है। जियो इस एक्सपर्ट से पूछता है कि क्या ये एक ही शख्स की हैंड राइटिंग है, तो ये एक्सपर्ट कहने लगता है कि हैंड राइटिंग तो बहुत मिलती जुलती है, लेकिन मैं इतने यकीन से नहीं कह सकता कि ये एक ही शख्स ने लिखा है। अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए तो उसके लिए मुझे ओरिजिनल कॉपी की जरूरत होगी। अब यहाँ से बाहर आने के बाद जियो काउजन से कहता है कि कहीं यूनिक जिंदा तो नहीं है। अगर ये हुआ तो तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे और तुम जेन को भी भूल जाओगे। काउजन इसकी किसी भी बात का जवाब दिए बगैर कार में बैठ जाता है। अब जियो यहाँ पर ये खड़ा सोच रहा होता है कि आखिर फिर उस दिन कौन मरा था। इतने में ही काउजन उसको यहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब शाओची कंपनी वालों से छुपता फिर रहा होता है। शाओची को वू की कॉल आती है। शाओची कहता है कि मैं इनसे पीछा नहीं छुड़वा पा रहा हूँ, तो वो इसको बताती है कि काउजन इस रेस्टोरेंट पर होगा, तुम उसको वहाँ पर जाकर मिल लो। अब सेन इसी हैंड राइटिंग के बारे में काम करते हुए सोच रही होती है। शाओची काउजन के पास आ जाता है। काउजन शाओची से कहता है कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना क्योंकि जेन बाहर आ गई है। शाओची कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, तो काउजन कहता है कि तुम कैप पहन लो। काउजन इसको ऐसे ही अपनी कार में बिठा देता है। जेन ये देखकर काउजन से पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है। काउजन बताता है कि ये मेरा पुराना क्लाइंट है और इस पर कुछ कर्ज है, इसीलिए छुपता फिर रहा है, इसीलिए मुझे उसको लिफ्ट देनी पड़ रही है। क्या तुम अकेले वापस चली जाओगी? तो जेन कहती है कि हाँ, कोई मसला नहीं है। काउजन जेन से कहता है कि ठीक है, घर पहुंचकर मुझे कॉल कर देना। अब काउजन ये कहकर कार में बैठ जाता है और जेन भी यहाँ से चली जाती है। काउजन शाओची से पूछता है कि कंपनी वाले तुम्हें क्यों ढूंढते फिर रहे हैं? तो शाओची कहता है कि मैंने क्लाइंट की एक फाइल गुमा दी है। काउजन कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल की? तो शाओची कहता है कि मैंने अपना फोन फेंक दिया ताकि वो मुझे ट्रैक ना कर सके, और ये काउजन को बताता है कि जियो ने मुझे धोखा दिया है। ये बात सुनकर काउजन बहुत हैरान होता है। अब जेन घर पहुंचकर काउजन को कॉल करती है कि मैं घर पर पहुंच गई हूँ। काउजन जेन से कहता है कि मैं कल तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। जेन काउजन से कहती है कि तुम अपने काम पर वापस लौट जाओ, खुदा ही जानता है कि आखिर ये केस कब खत्म होगा, इसलिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए परेशान नहीं कर सकती। काउजन जेन से पूछता है कि अगर यूनिंग अभी भी जिंदा हुआ तो क्या तुम यूनिंग के पास वापस चली जाओगी? जेन कहती है कि हाँ। ये कहकर जेन कॉल बंद कर देती है और काउजन को भी ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब जेन वो वीडियोस देख रही होती है जो यूनिंग ने इसकी बनाई होती हैं। अगली सुबह जेन जब अपनी सोसाइटी से बाहर आती है तो एक वैन में बैठा शख्स जेन पर ही नजर रखे हुए होता है। जेन कार में बैठकर काउजन से कहती है कि हम अचानक अब लुयांग से मिलने के लिए क्यों जा रहे हैं? काउजन कहता है कि अब बहुत सारे लोग उससे मिलने के लिए जा चुके हैं, तो इसलिए हमारे जाने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। जेन कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी जिंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो काउजन कहता है कि मेरी लाइफ तो पहले ही डिस्टर्ब हो चुकी है, और कहने लगता है कि तुम फिक्र नहीं करो, अगर यूनिंग वापस आ गया तो मैं फौरन ही यहाँ से गायब हो जाऊंगा। जेन जब सीट बेल्ट बांधने लगती है तो ये इस आदमी को देख लेती है। अब इन दोनों को मालूम हो जाता है कि ये शख्स अभी भी इनका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मिस्टर चिऊ लुयांग को देखने के लिए आए होते हैं। लुयांग का होश तो आ गया होता है, लेकिन इसकी सेंसेस अभी तक बहाल नहीं हुई होती। यहाँ पर मिस्टर चिऊ को एक कॉल आती है, इसको सुनने के लिए बाहर आ जाते हैं। ये उसी आदमी की कॉल होती है जो मिस्टर चिऊ को बता रहा होता है कि जेन यहाँ पर आ रही है। अब जेन और काउजन हॉस्पिटल आ गए होते हैं। काउजन जेन से कहता है कि तुम लुयांग से मिला, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करता हूँ। अब मिस्टर चिऊ और मिस्टर शेन तो यहाँ से जा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पर जेन आ जाती है। अब ये लोग तो यहाँ से चले जाते हैं और जेन भी लुयांग को देखने के लिए रूम में चली जाती है। जैसे ही मिस्टर चिऊ लिफ्ट में जाने वाले होते हैं, ये शेन से कहता है कि मुझे यहाँ पर एक और पेशेंट से भी मिलना है, इसीलिए तुम लोग पहले नीचे चले जाओ। शेन कहता है कि ठीक है, फिर मैं ड्राइवर से कह देता हूँ कि वो आपका नीचे इंतजार करे। इनके जाते ही मिस्टर चिऊ फिर से लुयांग के रूम में जेन को देखने के लिए आ जाते हैं। लुयांग के डैड जेन को लुयांग की कंडीशन के बारे में बता रहे होते। मिस्टर चिऊ भी कान लगाकर दरवाजे के बाहर खड़े होते हैं। अब काउजन भी चुपके से इस आदमी को देख रहा होता है जो इनका पीछा कर रहा होता है। इतने में ही काउजन की नजर मिस्टर चिऊ पर भी पड़ जाती है। अब जेन भी जब लुयांग के पेरेंट्स से मिलने के बाद लॉबी में आ जाती है तो ये यहाँ पर यूनिंग को देखती है जिसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है। लेकिन यूनिंग जैसे ही जेन को देखता है तो ये आगे जाने लगता है और जेन भी इसका पीछा करने लगती है। अब मिस्टर चिऊ भी जेन को भागता हुआ देखकर इसके पीछे भागने लगते हैं। अब जेन भी यूनिंग का बहुत तेजी से पीछा कर रही होती है। यूनिंग यहाँ
यहाँ से जाते हुए अपना ID कार्ड नीचे ही गिरा जाता है। जेन जब यहाँ पे पहुँचती है तो ये काफी आगे जा चुका होता है। जेन इस ID कार्ड को उठा लेती है। इतने में यहाँ पर गाओजुन भी आ जाता है। अब ये जिस कार में जा रहा होता है ये वही कार होती है जिसको इन्होंने फैक्ट्री से जाते हुए देखा होता है। जेन तो इस कार के पीछे भागने लगती है लेकिन गाओजुन इसको जाने से रोक देता है। गाओजुन जेन के हाथ से ये ID कार्ड देखता है तो ये ID कार्ड जेन का ही होता है और ये जेन का वही पुराना वाला ID कार्ड होता है जो गुम हो गया होता है। अब मिस्टर च्यू भी यहाँ पे भागता हुआ आ जाता है। गाओजुन तो मिस्टर च्यू को यहाँ पर देखकर जेन को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब साथ ही वो आदमी मिस्टर च्यू के पास आता है तो मिस्टर च्यू इसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस तरह से किसी का पीछा करोगे। गाओजुन जेन को अंदर लाने के बाद कहने लगता है कि ये वही आदमी था ना जो उस दिन तुम्हारे लिए वो नोट और केक छोड़कर गया था। क्या तुम वाकई में ये सोचती हो कि यूनिंग वापस आ गया है। जेन कहती है कि हाँ वो अभी भी जिंदा है और वो वापस आ गया है। गाओजुन कहता है कि फिर तुम्हें अब क्या चाहिए। जेन कहती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए। जब तक यूनिंग जिंदा है तब तक वो मेरा हस्बैंड है। जेन गाओजुन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें एक मैरिड औरत के साथ इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है। गाओजुन जज्बाती होकर जेन से कहता है कि तुम ये सब कुछ मेरी आंखों में देखकर क्यों नहीं कहती। जेन भी गाओजुन की आंखों में देखते हुए यही बात दोबारा दोहरा देती है। गाओजुन को ये जवाब सुनकर अच्छा नहीं लगता। गाओजुन जज्बाती होकर जेन से कहता है कि क्या तुम ये बात जानती भी हो कि वो यूनिंग नहीं है। जेन कहती है कि मुझे ये बात मालूम है क्योंकि अगर यूनिंग ने अपने मरने का ड्रामा किया होता तो वो वापस आने का रिस्क कभी नहीं लेता। और दूसरी वजह ये कि वो अपने पेरेंट्स से कभी भी मेरी टेक केयर करने के लिए नहीं कहता क्योंकि वो जानता था कि मेरे उसकी फैमिली के साथ टर्म्स अच्छे नहीं हैं। और तीसरी सबसे अहम बात ये कि यूनिंग जैसा शख्स मेरा ID कार्ड कभी भी अपने साथ देकर यूं नहीं घूमेगा। गाओजुन कहते हैं कि तुमने मुझे ये सब कुछ सिर्फ अपने आप से दूर करने के लिए कहा है। जेन कहती है कि कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूनिंग अभी भी जिंदा है और एक आदमी 24 घंटे मुझ पर नजर रखे हुए है। मैं बस ये जानती हूँ कि इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और इसी सीक्रेट की वजह से यूनिंग भी मर गया है और लुयांग जख्मी है और शायद अब अगली बारी मेरी या तुम्हारी होगी। जेन भी इमोशनल हो चुकी होती है। ये गाओजुन से कहती है कि हम दोनों सेम नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और ना ही मैं तुम्हें अपने बर्डन का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। गाओजुन कहते हैं कि अगर यूनिंग अभी भी जिंदा हुआ तो क्या तुम उसको फिर से प्यार कर पाओगी। जेन कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी और मेरी फीलिंग्स का उसके जिंदा होने या ना होने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कहकर जेन चली जाती है और गाओजुन भी ये जवाब सुनकर रिलैक्स हो जाता है। अब मिस्टर फांग मुझे च्यू से कह रहे होते हैं कि अगर जेन यूनिंग का पीछा कर रही थी तो इसका ये मतलब है कि जेन को यूनिंग के इस ड्रामा के बारे में नहीं पता था। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि अब वो भला वापस क्यों आया है। मिस्टर च्यू कहता है कि जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है वो ये है कि जेन के साथ उसका लॉयर हमेशा ही रहता है। शायद वो दोनों रिलेशनशिप में है। यूनिंग एक पॉसेसिव इंसान था, वो नहीं चाहता था कि कोई और आदमी जेन के साथ इन्वॉल्व हो, इसलिए उसने कभी जेन को काम भी नहीं करने दिया। हो सकता है कि उसे गाओजुन और जेन के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया, इसीलिए अब वो वापस आ गया है। अब गाओजुन और जेन रेस्टोरेंट में आ गए होते हैं। जेन कहती है कि मैं तुमसे दोबारा पूछ रही हूँ क्या तुम वाकई में ही इस सब में इन्वॉल्व होना चाहते हो। तो गाओजुन कहता है कि हाँ। जेन कहती है कि ठीक है, फिर हमें ये डिस्कस कर लेना चाहिए कि आखिर कौन यूनिंग बनने की कोशिश कर रहा है और वो चाहता क्या है। गाओजुन कहता है कि डिस्कशन से पहले मैं तुमसे एक इशू के बारे में बात करना चाहता हूँ। जेन कहती है कि वो क्या है। गाओजुन कहता है कि ये कॉन्फिडेंशियल इशू है और अगर तुम इसके बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें मुझे किस करनी होगी। जेन ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है। गाओजुन से कहती है कि मैं यही पानी तुम्हारे चेहरे पर फेंक दूंगी। गाओजुन कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम्हें एक दिन अचानक इस सब के बारे में मालूम हुआ तो फिर तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। जेन कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाओजुन जेन से कहता है कि ये कार मैंने शिनलियांग की फैक्ट्री के बाहर देखी थी। जेन कहती है कि मैंने भी इस कार को वहीं पर देखा था। गाओजुन कहता है कि ये कार शिनलियांग के फैक्ट्री के गार्ड के नाम पर है। जेन कहती है कि एक गार्ड तो इतनी महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गाओजुन कहता है कि ये सिर्फ दिखाने के लिए है। अब जो आदमी जेन का पीछा कर रहा होता है, शाओची और जियो जाकर इसको पकड़ लेते हैं। अब गाओजुन को जियो की कॉल आती है। कॉल सुनने के बाद गाओजुन जेन से कहता है कि मुझे अपने क्लाइंट के पास जाना है। गाओजुन जाते हुए जेन से कहता है कि तुम ये खाना वेस्ट नहीं करना। ये सुनकर जेन मुस्कुराने लगती है और गाओजुन भी यहाँ से चला जाता है। अब जियो शाओची इस आदमी से पूछ रहे होते हैं कि तुम्हें जासूसी करने के लिए किसने कहा है, लेकिन ये आदमी तो कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। अब यहाँ पर गाओजुन भी आ जाता है और गाओजुन इन दोनों को इसे पूछताछ करते हुए देख रहा होता है। अब जियो गाओजुन की कार में आकर बैठ जाता है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो जियो कहता है कि मिस्टर जियो तुम दोनों की जासूसी करवा रहा था। जियो गाओजुन से कहता है कि हमारी आइडेंटिटी फेक है, इसीलिए तुम्हें इस रिलेशनशिप में इतना इन्वॉल्व नहीं
होना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके तुम्हें एंड में दुख होगा। और वैसे भी गाओजुन जेन का क्लासमेट था, इनका सोशल सर्कल इतना बड़ा नहीं है, इसलिए ये बात एक ना एक दिन तो सबके सामने आ जाएगी। अब जेन सुवेन को कॉल कर रही होती है, लेकिन सुवेन इसकी कॉल नहीं उठाती, क्योंकि सुवेन से पूछताछ की जा रही होती है। सुवेन कहती है कि मैंने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली। तो ये सुवेन को इसके मिस्टर चियो के साथ मुलाकात वाली तस्वीरें दिखाकर कहते हैं कि तुम इसके बारे में क्या कहोगी। सुवेन को देखने के बाद कहती है कि मिस्टर चियो ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन ये कहते हैं कि मिस्टर चियो ने तो कहा है कि तुमने उनसे पैसों की बात की थी। तो जेन कहती है कि उन्होंने मुझे कॉल करके मिलने के लिए बुलाया था। तो ये सुवेन से पूछते हैं कि लास्ट सैटरडे तुम्हें होटल में एक पार्सल रिसीव हुआ था। तो सुवेन कहती है कि मेरी कोलीग ने मेरे लिए एक फोन ऑर्डर किया था। अब इसकी कोलीग को भी यहाँ पर बुला लिया जाता है। जब इससे ये सवाल पूछा जाता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि उस बॉक्स में क्या था जिस बॉक्स को तुमने सुवेन के लिए रिसीव किया था। तो ये कहती है कि मुझे नहीं मालूम। सुवेन ये सुनकर बहुत हैरान होती है और उससे कहती है कि तुम्ही ने तो मेरे लिए ऑनलाइन फोन ऑर्डर किया था। ये सुवेन से कहते हैं कि उस बॉक्स में फोन के अलावा 50 ग्राम के 2 गोल्ड बार्स भी थे। ये सुनकर तो सुवेन हैरान होती है और ये पूछते हैं कि वो भी कहाँ पर हैं। अब सुवेन जेन को कॉल करके कहती है कि जिस बॉक्स में मैंने तुम्हें फोन दिया था, क्या तुम देख सकती हो कि उसके अंदर कोई गोल्ड बार्स भी हैं। जेन कहती है कि ठीक है, मैं घर जाकर चेक करती हूँ। इस मोबाइल के बॉक्स को अच्छी तरह से चेक करती है और जेन को इस बॉक्स में 2 गोल्ड के बार्स मिल जाते हैं। जेन ये बात सुवेन को बताती है और इससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। तो सुवेन कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगी। कहकर सुवेन कॉल बंद कर देती है। इसके बाद जेन से यही 2 इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर्स ये गोल्ड बार्स लेने के लिए आते हैं। जेन इनसे पूछती भी है कि क्या हुआ है, लेकिन ये भी इसको कुछ बताए बगैर यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाते ही जेन भी यहाँ से चली जाती है। जेन इनका पीछा करते हुए आ गई होती है और ये देखती है कि इस कार में अब सुवेन को लेकर जाया जा रहा होता है। ये देखकर तो जेन बहुत परेशान हो जाती है। ये सुवेन को कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा होता है। अब जेन को सुवेन की बात याद आती है कि सुवेन इसको गाओजुन को कॉल करने के लिए कहा होता है। जेन अब जल्दी से गाओजुन को कॉल करके कहती है कि सुवेन मुश्किल में है। गाओजुन इसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। जेन कहती है कि मैं उस होटल के बाहर हूँ जहाँ पर सुवेन ठहरी हुई है। अब जैसे ही गाओजुन जेन के पास आता है और इसे पूछता है कि क्या हुआ है। जेन कहती है कि लास्ट सैटरडे सुवेन ने मुझे एक फोन गिफ्ट किया था। उस फोन के बॉक्स में 2 गोल्ड बार्स छुपे हुए थे और आज सुवेन को अचानक से ही कहीं पर ले गए हैं और उसका नंबर भी बंद जा रहा है। अब ये दोनों मिस्टर शू के रूम में आ जाते हैं। गाओजुन मिस्टर शू से कहता है कि सुवेन हमारी दोस्त है, हम आज उसके साथ डिनर करने वाले थे, लेकिन अचानक से उसका फोन बंद जा रहा है। क्या हम जान सकते हैं कि सुवेन कहाँ पर है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि सुवेन का ट्रांसफर दूसरी इंस्पेक्शन टीम में हो गया है, इसीलिए वो गोंगजा वापस चली गई है। जेन कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि सुवेन को लेकर जाया जा रहा था। ये सुनकर मिस्टर शू इन दोनों को अंदर आने के लिए कहते हैं। अब जेन को जब सारी बात मालूम होती है तो ये कहती है कि सुवेन कभी भी रिश्वत नहीं ले सकती, ये नामुमकिन है। तो मिस्टर शू कहते हैं कि किसी ने नेशनल सुपरवाइजरी कमीशन को सुवेन के खिलाफ रिपोर्ट की है और इस बात का सबूत भी पेश किया गया है, इसीलिए मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए सुवेन को यहाँ से ले जाया गया है। जब ये दोनों बाहर आ जाते हैं तो गाओजुन इन गोल्ड बार के वेट के बारे में पूछता है और जेन को बताने लगता है कि अगर रिश्वत की अमाउंट 30,000 यॉन से ज्यादा हो तो उसकी सजा जेल होती है। किसी ने सुवेन को इंस्पेक्शन टीम से निकालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसको क्रश कर दिया है ताकि वो अपने आप को भी ना बचा पाए। जेन कहती है कि इसके पीछे मिस्टर चिवी है, क्योंकि उसको डर है कि सुवेन को यूनिंग के केस के मुतालिक कुछ मिल जाएगा। गाओजुन कहते हैं कि तुम ठीक कह रही हो। अब जेन जाने लगती है तो गाओजुन इसे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो। तो जेन कहती है कि मैं गोंगजा जा रही हूँ। गाओजुन कहते हैं कि अगर तुम वहाँ पर चली भी गई तो तुम्हारी मुलाकात सुवेन से नहीं होगी। जेन कहती है कि फिर भी मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी। गाओजुन अब इसका हाथ पकड़ के इसको रोकता है, कहता है कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब गाओजुन जेन को अपनी कार में यहाँ से लेकर चला जाता है। अब गाओजुन जेन से कहता है कि हमें सुवेन के पेरेंट्स को इस बारे में बता देना चाहिए। तो जेन कहती है कि सुवेन के पेरेंट्स की तो बहुत टाइम पहले ही डिवोर्स हो गई थी और अब वो इस कंट्री में भी नहीं रहते, इसलिए उनको बताने का कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन हम वैन को इस बारे में बता सकते हैं। गाओजुन कहता है कि हाँ, उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। अब वैन मिस्टर फांग और मिस्टर चिव के साथ मीटिंग में होता है। जेन किसको कॉल आ रही होती है, लेकिन ये कॉल को काट देता है। जेन गाओजुन से कहती है कि वो कॉल का जवाब नहीं दे रहा। गाओजुन कहते हैं कि तुमने बताया था कि सुवेन और वैन की शादी इसलिए नहीं हुई क्योंकि वैन की फैमिली को सुवेन के किडनी ट्रांसप्लांट से मसला था। जेन कहती है कि सिर्फ ये एक वजह थी, उसकी फैमिली को लगता था कि इनके नाम के मीनिंग्स एक जैसे हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। वैन बहुत साल अपने पेरेंट्स के फैसले के खिलाफ रहा, लेकिन वो अपनी मॉम को कभी भी मना नहीं पाया। अब शेनग्यू की मॉम यूनिंग की मॉम को बता रही होती है कि गाओजुन यी की आंट का बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि यी की मॉम का बॉयफ्रेंड है। यूनिंग की मॉम कहती है कि तुम्ही ने तो मुझे बताया था कि यी की मॉम ने अपने हस्बैंड को
मार दिया इसलिए वो जेल में है, तो फिर उसका बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है। तो शनग्यू की मॉम कहती है कि यी ने तो मुझे यही बताया है और उसके बताने से ये तो नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रही थी। यूनिंग की मॉम कहती है कि तुम तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हो। तो शनग्यू की मॉम कहती है कि तुम इस बात को छोड़ो, हमें जेन को इस बारे में जरूर बताना चाहिए। अगर उसको ये मालूम होगा तो उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा और जब कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा तब हम उससे आसानी से पैसों के बारे में बात कर लेंगे। इतने में ही यहाँ पर येन आ जाता है जो शनग्यू की मॉम की बातें सुन लेता है और शनग्यू की मॉम अब ये बात कर रही होती है कि शनग्यू तो बहुत ही अनलकी है कि उसकी शादी येन से हो गई है। ये बातें सुनकर येन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और शनग्यू की मॉम जब इसको बाहर खड़ा हुआ देख लेती है तो अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। येन अब शोसी के साथ ही बार में आया होता है, लेकिन इसको शनग्यू के बारे में फिक्र हो रही होती है क्योंकि कल जब ये शनग्यू की मॉम से उसके बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो ओवर टाइम काम कर रही है क्योंकि उसको अपने बच्चे को खुद ही पालना है। और दूसरी तरफ जेन और गाओजन अब गोंगजाओ पहुंच चुके होते हैं। अब जेन तो सो रही होती है, गाओजन को जियो की कॉल आती है। कॉल सुनने के लिए कार से बाहर आ जाता है। गाओजन जियो से एक आदमी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है जिसका नाम अभी नहीं बताया जाता। इसके बाद जेन अब अंदर से होकर आ चुकी होती है। जेन कहती है कि मैंने हर तरह से कोशिश करके देख ली लेकिन वो फिर भी मुझे सुवेन से नहीं मिलने दे रहे। गाओजन कहता है कि उन्हें कोई सबूत मिला है तभी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को भी सुवेन से नहीं मिलने देंगे। जेन कहती है कि तुम तो लॉयर हो, क्या तुम ऑफिशियली सुवेन से मिलने की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। गाओजन कहते हैं कि इस तरह के मामलात में लॉयर्स भी कुछ नहीं कर सकते और जेन से कहने लगता है कि अगर तुम्हें यकीन है कि सुवेन ने कुछ नहीं किया तो फिर तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल ठीक होगी। जेन कहती है कि मैं फिर भी जानना चाहती हूँ कि आखिर इन्होंने सुवेन को कहाँ पर रखा है। गाओजन कहता है कि ठीक है। अब गाओजन डिटेंशन सेंटर में सुवेन के बारे में पूछने के लिए आया होता है। जेन भी कार से ही गाओजन को देख रही होती है। गाओजन इसको वापस आकर बताता है कि उन्होंने मुझे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है और जेन को समझाने लगता है कि इस तरह से परेशान होकर कुछ भी नहीं होगा। ये जेन से कहता है कि मैं कल रात से नहीं सोया इसलिए मुझे कुछ रेस्ट चाहिए। जेन ये सुनकर इसको सॉरी बोलती है। गाओजन कहता है कि हम तुम्हारे रुकने के लिए कोई होटल तलाश करेंगे, मैं जल्दी में आया था इसलिए मैं अपना ID कार्ड साथ लाना भूल गया तो मैं तुम्हारे साथ होटल में स्टे नहीं कर पाऊंगा। फिर गाओजन जेन को होटल छोड़ने के लिए आ जाता है और इससे कहता है कि कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल कर देना, मैं यहीं पर कार में रेस्ट करूंगा। अब जेन अपने रूम में आ जाती है। जेन को गाओजन की फिक्र हो रही होती है इसलिए ये विंडो से देखती है तो गाओजन कार के बाहर ही टहल रहा होता है। अब बाहर तो गाओजन को बहुत ठंड लग रही होती है तो इसलिए जल्दी से कार में बैठ जाता है। अब जेन भी सोने वाली होती है। गाओजन इसको मैसेज करता है कि क्या तुमने अपनी मेडिसिन ली, तो जेन कहती है कि हाँ मैंने ले ली है, तुम फिक्र नहीं करो। अब गाओजन जेन का रिप्लाई देखकर इसको फिर से मैसेज करने लगता है जबकि जेन ने भी मेडिसिन नहीं ली होती इसलिए अब ये मेडिसिन खाने ही वाली होती है कि इसको गाओजन का मैसेज आ जाता है। अब गाओजन ने जेन को मैसेज किया होता है कि तुम पानी बॉयल करके पीना। जेन भी ओके देखकर अपनी मेडिसिन खा लेती है। जेन सोने के लिए तो लेट जाती है लेकिन इसको नींद नहीं आ रही होती। जेन अब उठकर बैठ जाती है। गाओजन को मैसेज करती है कि क्या तुम्हें कार में ठंड लग रही है। गाओजन कहता है कि सब ठीक है। अब जेन गाओजन को मैसेज करती है कि क्यों ना तुम रूम में आ जाओ। गाओजन ये मैसेज पढ़ लेता है। जेन इस मैसेज को डिलीट करने वाली होती है कि साथ ही गाओजन का रिप्लाई आ जाता है कि मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद गाओजन जेन के रूम में आ भी जाता है। अब ये दोनों सोने के लिए लेट गए होते हैं। गाओजन जेन से कहता है कि जब तुमने मुझे रूम में इनवाइट किया तो तुम जानती हो कि मेरे लिए क्या मायने रखता है। जेन कहती है कि मुझे सिर्फ ये फिक्र थी कि तुम्हें कार में ठंड लग जाएगी। फिर ये दोनों सो जाते हैं। अब जेन की आंख खुलती है। गाओजन से कहने लगती है कि क्या तुम एयर कंडीशनर बंद कर सकते हो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गाओजन जेन से कहता है कि क्या मैं इसको इनविटेशन के तौर पर ले सकता हूँ, तो जेन कहती है कि मैं फ्रीज हो रही हूँ। ये सुनते ही गाओजन फौरन से जेन के बेड पर चला जाता है लेकिन गाओजन नोटिस करता है कि जेन को तो बहुत तेज बुखार है। अब गाओजन फौरन से जेन को उठाकर हॉस्पिटल लेकर आता है। अब जेन का हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा होता है। अब डॉक्टर गाओजन के पास आकर पूछता है कि पेशेंट की किडनी कब रिमूव हुई थी। ये बात सुनकर तो गाओजन बहुत हैरान होता है। अब जियो फोन पे किससे बात कर रहा होता है, उसको बताता है कि गाओजन ने मुझे शेन नेंचू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है। शाओचिस की बातें सुन रहा होता है। जियो कह रहा होता है कि मैं इसके बारे में रिपोर्ट कैसे लिख सकता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ये बात फोन पर ही बता रहा हूँ। अब गाओजन जेन के पास बैठा होता है। इसको सुवेन की कई बातें याद आ रही होती है कि तुम इसको हर्ट नहीं करना और इसे जियो की भी बात याद आ रही होती है कि उसने कहा था कि हमारी आइडेंटिटी फेक है, इसीलिए तुम जेन के साथ ज्यादा इन्वॉल्व मत हो। गाओजन इन्हीं बातों के बारे में सोच रहा होता है कि जेन को होश आ जाता है। गाओजन जेन से कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट कर लो, जब तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो हम नंजा वापस चले जाएंगे। जेन कहती है कि मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ और हॉस्पिटलाइज्ड होने की कोई जरूरत नहीं है। गाओजन जेन से कहता है कि सुवेन की किडनी ट्रांसप्लांट का तुमसे कोई ताल्लुक है। जेन गाओजन के इस सवाल का जवाब नहीं देती। गाओजन कहता है कि तुम्हारे पास एक ही किडनी है, इसलिए तुम्हें अपनी ज्यादा टेक केयर करनी
चाहिए, और वैसे भी अगर सुविन को तुम्हारी इस कंडीशन के बारे में मालूम होगा तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जेन गाओजुन से कहती है कि तुम मुझे इतना नाइसली ट्रीट क्यों कर रहे हो, लेकिन गाओजुन जेन के इस सवाल का जवाब नहीं देता। कहता है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि नेक्स्ट वेडनेसडे तुम्हारी हियरिंग है। आज ही शेनग्यू की मॉम को देखकर कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैं मिस्टर टेन से मिलना चाहती हूँ, क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ पर होंगे? शेनग्यू की मॉम कहती है कि तुम उनसे क्यों मिलना चाहती है? तो यही कहती क्योंकि मैं उनको मिस कर रही हूँ। इसके बाद जेन की आज हियरिंग होती है और गाओजुन भी जेन के साथ आज कोर्ट आया होता है। अब गाओजुन जेन से कहता है कि मैं तुम्हारा लॉयर नहीं हूँ, इसीलिए मैं गैलरी में बैठूंगा। बस इन डॉक्यूमेंट्स में जो कुछ भी है तुम्हें जज को वो बताना है और तुम बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुमने कोई भी गलती की तो मैं तुम्हें सिग्नल दे दूंगा। जेन गाओजुन की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर ये दोनों कोर्ट रूम में आ जाते हैं। अब यूनिंग की मॉम भी कोर्ट आई होती है। इतने में ही शेनग्यू की मॉम यी को अपने साथ ले आती हैं। तो यूनिंग की मॉम कहती है कि तुम इस बच्ची को क्यों अपने साथ ले आई हो? तो शेनग्यू की मॉम कहती है कि ये जेन के लॉयर से मिलने की बहुत जिद कर रही थी, इसलिए मैं इसको अपने साथ ले आई हूँ। वैसे भी इसकी आंट घर नहीं थी तो इसको वहाँ पर मैंने अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। अब ये दोनों यी के साथ कोर्ट में अंदर जाना चाह रही होती है, लेकिन गार्ड कहता है कि छोटे बच्चे कोर्ट में नहीं जा सकते। ये दोनों बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन गार्ड कहता है कि ये रूल्स के खिलाफ है। अब गाओजुन को एक अननोन नंबर से कॉल आ रही होती है, तो गाओजुन ये कॉल सुनने के लिए कोर्ट रूम से बाहर आ जाता है और ये कॉल यी की होती है। ये गाओजुन से कहती है कि आप अभी कोर्ट रूम में हैं, लेकिन गार्ड्स मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। ये सुनते ही गाओजुन कॉल बंद कर देता है और अब गाओजुन भी यी को देखने के लिए एंट्रेंस में आ जाता है। अब ये दोनों यी से कहती हैं कि हम अंदर जाकर तुम्हारे लिए मिस्टर टेन को ढूंढते हैं। ये कहकर ये दोनों अंदर चली जाती हैं। अब जैसे ही गाओजुन देखता है कि ये दोनों अंदर चली गई हैं, तो गाओजुन भी यी को लेकर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हियरिंग स्टार्ट हो गई होती है। अब जेन भी देख लेती है कि गाओजुन कोर्ट रूम से चला गया है और यहाँ पर इसकी मदर इन लॉ भी आ गई हैं। अब यी को शेनग्यू की मॉम ने जेन की पिक्चर दिखाकर गाओजुन के बारे में पूछा होता है। तो यी गाओजुन से कहती है कि क्या आप जेन को भी बिल्कुल उसी तरह पसंद करते हैं जैसे आप मेरी मॉम को किया करते थे? क्या आपको याद नहीं है कि मेरी मॉम अगले महीने घर आ रही हैं? गाओजुन कहता है कि तुम्हारी मॉम और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं था, हम सिर्फ दोस्त हैं। यही कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ जेन की ट्रायल चल रही होती है। गाओजुन यहीं पर यी के साथ जियो के आने का इंतजार कर रहा होता है। इतने में यहाँ पर जियो आ जाता है। गाओजुन यी से कहता है कि तुम कुछ देर इन अंकल के साथ खेल लो। जियो तो ये सुनकर हैरान होता है। गाओजुन से कहता है कि मैं इसको किस तरह से संभालूंगा? तो गाओजुन कहता है कि कुछ ही देर में शिनलियांग यहाँ पर आ जाएगी। ये कहकर गाओजुन अंदर चला जाता है। अब यी तो चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे मदद चाहिए और ये गाओजुन का नाम ले रही होती है। ये देखकर गार्ड भी मुतवज्जा हो जाता है। अब ये गार्ड यी को लेकर रूम में आ जाता है और गाओजुन और जियो भी यहीं पर होते हैं। अब शिनलियांग भी यहाँ पर आ जाती है, जो यी को डांटने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर किसके साथ आई हो? जेन की ट्रायल खत्म हो गई होती है। अब गाओजुन भागते हुए कोर्ट रूम में जाता है, लेकिन हियरिंग खत्म हो गई होती है और जेन अकेले बैठी होती है। गाओजुन जेन के पास जाता है तो जेन गाओजुन से कहती है कि ट्रायल अच्छी गई। गाओजुन कहता है कि मुझे माफ करना, अचानक से ही मुझे मेरे क्लाइंट की कॉल आ गई थी। जेन कहती है कि तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि ये मटेरियल जो तुमने मेरे लिए तैयार किया है इसके बगैर ये ट्रायल अच्छी ना जाती। अब ये दोनों जब वापस जा रहे होते हैं तो गाओजुन जेन से कहता है कि तुम हॉस्पिटल चल के ड्रिप लगवा लो, लेकिन जेन कहती है कि मेरी तबीयत ठीक है, हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब जेन घर पहुंचती है तो इसे अपने घर की चाबियां कहीं पर भी नहीं मिल रही होती। जेन पहले गाओजुन को कॉल करने लगी होती है, लेकिन जेन गाओजुन को कॉल नहीं करती और दरवाजा खोलने के लिए टेक्नीशियन को बुला लेती है। अब गाओजुन बोट पर वापस आ चुका होता है। यहाँ पर जियो आता है, जो कि गाओजुन से कहता है कि कुछ बुरा हो गया है। गाओजुन कहते हैं कि क्या हुआ है, तो जियो उसको बताने लगता है कि शाओलिंग यी के साथ जहाँ पर रहती है वहीं पर यूनिंग की कजन शेनग्यू भी अपनी फैमिली के साथ रहती है और उस दिन यी को शेनग्यू की मॉम ही कोर्ट लेकर आई थी। ये सुनते ही गाओजुन शाओलिंग को कॉल करता है। ज़ेनब इस टेक्नीशियन से कहती है कि आपने तो कहा था कि काम जल्दी हो जाएगा, तो ये कहने लगता है कि मेरे जैसे एक्सपर्ट को भी इस तरह के लोग को खोलने के लिए 4 घंटे चाहिए। ये सुनकर तो जेन बहुत हैरान होती है कि डोर खुलने में बहुत टाइम लगेगा। तो ये कहने लगता है कि ये नया लॉक है तो इसकी 6 चाबियां तो होंगी, लेकिन भला अपनी 6 चाबियां ही कौन अंदर छोड़ता है। ये बात सुनकर जेन बहुत हैरान होती है। जेन कहती है कि इस लॉक की कितनी स्पेयर कीज हैं? तो ये टेक्नीशियन कहता है कि 6, क्योंकि इस तरह के लॉक्स की इतनी स्पेयर कीज होती हैं। जेन तो शॉक
में आ गई होती है और इतने में ही ये डोर भी खुल जाता है। अब जेन के पास जितनी भी स्पेयर कीज होती हैं, जेन उनको टेबल पर रखकर बैठी होती है और इसको याद आता है कि गाओजुन ने इसको बताया था कि इसने लॉक चेंज करवाने के बाद सभी कीज शू कैबिनेट पर रख दी हैं। जेन अब शू कैबिनेट पर ये एक चाबी ढूंढने के लिए आ जाती है, लेकिन जेन को यहाँ पर कोई भी चाबी नहीं मिलती। अब गाओजुन को जेन की कॉल आती है। जेन गाओजुन से कहती है कि जब तुमने मेरा लॉक चेंज करवाया था तो तुम्हें लॉक मास्टर ने कितनी चाबियां दी थी। गाओजुन कहता है कि मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम अचानक से इस बारे में क्यों पूछ रही हो। जेन कहती है कि आज मैं अपनी चाबियां घर पर ही भूल गई थी, तो मैंने लॉक मास्टर को अपना दरवाजा खोलने के लिए बुलवाया था। उसने मुझे बताया कि मेरे घर के लॉक की टोटल 6 चाबियां हैं। मैंने अपने घर में अच्छी तरह देखा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 ही चाबियां हैं। क्या तुम्हारे पास उस लॉक मास्टर का नंबर है? मैं उससे अपनी एक स्पेयर की के बारे में पूछना चाहती हूँ। गाओजुन जेन से कहता है कि मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, तो जब मैं वापस आऊंगा तो हम इसके बारे में बात कर लेंगे। गाओजुन यी को पिक करने के लिए आया होता है, तो ये शॉलिंग से पूछता है कि क्या येन और शेनग्यू तुम्हारे नेबरहुड में ही रहते हैं? तो ये कहती है कि हाँ। गाओजुन कहता है कि मैं एक केस हैंडल कर रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई आए। तो शॉलिंग इसकी बात काटते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी और मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि ये अगले महीने तक मेरे साथ आराम से रहे, ताकि मैं इसको एन रियन के हवाले कर दूं जब वो जेल से वापस आए। इसके बाद गाओजुन जब यी को वापस घर लेकर जा रहा होता है, तो यी से कहता है कि तुमसे तुम्हारी आंट ने जो कुछ भी मेरे और तुम्हारी मॉम के बारे में कहा है वो गलत है। उस टाइम पर तुम्हारे मॉम डैड के दरमियान झगड़ा चल रहा था और तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से डिवोर्स हासिल करना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारी मॉम ने मुझे एज अ लॉयर हायर किया था। लेकिन तुम्हारी कस्टडी पर तुम्हारे पेरेंट्स का झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया। तुम्हारे डैड को लगा था कि डिवोर्स के लिए मैं तुम्हारी मॉम को भड़का रहा हूँ, इसीलिए वो नाइफ के साथ मुझ पर हमला करने वाले थे। तुम्हारी मॉम ने मुझे बचाने की कोशिश की और गलती से वो नाइफ तुम्हारे डैड को लग गई। यही कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं। गाओजुन कहता है कि तुम्हारी मॉम अगले महीने आ जाएंगी, तो तुम उनसे खुद पूछ लेना कि ये झूठ है या नहीं। अब जेन जब काम कर रही होती है तो इसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसका कोलीग इसके साथ ही होता है जो इसको यहाँ पे पड़ी चेयर पर बिठा देता है। ये जेन से कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो जेन कहती है कि शायद मैं बहुत लो फील कर रही हूँ, मैंने डिनर नहीं किया, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आ सकते हो। ये सुनते ही इसका कोलीग खाना लेने के लिए चला जाता है। ये फौरन ही जेन के लिए खाना लेकर आ जाता है। जेन जब इसको खाने लगती है तो इसका कोलीग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी भी लेकर आता हूँ। ये जब चला जाता है तो यहाँ पर येन आता है जो कि इसी रेस्टोरेंट में आया होता है। येन तो यहाँ पर जेन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जेन पानी पीकर फिर से अपने काम पर वापस चली जाती है और येन तो जेन को इस हालत में देखकर शॉक में ही आ गया होता है। जेन की तबीयत ठीक नहीं होती, उसके बावजूद ये काम ही करे जा रही होती है। तो मिस मैंग ये देखकर जेन से कहती है कि तुम वापस घर चली जाओ, मैं ये काम कर लूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो कि वो तुम्हें पिक करने के लिए आ जाए। जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मिस मैंग कहती है कि मुझे वो ताओ ने तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताया है, इसीलिए तुम जल्दी घर जा सकती हो, ये ना हो कि तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो जाए। जेन को ये सुनकर अच्छा लगता है। ये मिस मैंग को थैंक्स बोलती है। तो मिस मैंग कहती है कि तुम ध्यान से वापस जाना, कहीं मिस्टर जियान तुम्हें जाते हुए ना देख ले। जेन भी ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। अब येन भी अपने जो गैंग के लोग होते हैं उनके साथ वापस जा रहा होता है। जो दूसरे आदमी होते हैं वो तो टैक्सी लेकर चले जाते हैं, लेकिन येन यहीं पर खड़ा रहता है। इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है तो ये यहीं पर लेट जाता है। जेन जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तो ये येन को यहाँ पर लेटे हुए देखती है। जेन येन को जगाने की कोशिश करती है लेकिन ये नहीं उठता। अब जेन फिर शेनग्यू को कॉल कर देती है। कुछ ही देर में शेनग्यू अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आ जाती है और शेनग्यू को येन को इस हालत में देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता। शेनग्यू की मॉम तो येन को लेकर जाने के लिए किसी को मदद के लिए बुलाने के लिए चली जाती है। अब जेन शेनग्यू से कहती है कि तुम यहाँ पर आ गई हो इसलिए मैं जा रही हूँ। ये कहकर जेन जाने लगती है तो शेनग्यू कहती है कि मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन मैंने गाओजुन को मेरे नेबरहुड में एक बच्ची को ड्रॉप करते हुए देखा है और गाओजुन उस बच्ची की आंट से काफी क्लोज दिखाई देता है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ और फिर से अपनी मासूमियत का किसी और आदमी को फायदा नहीं उठाने देना। जेन शेनग्यू को थैंक्स बोलकर यहाँ से चली जाती है। अब येन को होश आ जाता है। ये येन को मारते हुए कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मुझे कैसी जिंदगी देने का वादा किया था। तो येन कहता है कि मुझे माफ कर दो और अपने आप को मारते हुए कहने लगता है कि मैं अपने किसी भी वादे को पूरा नहीं कर पाया, मैं बहुत ही यूजलेस हूँ, मैंने तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा है। शेनग्यू उसको कहती
कहती है कि तुम अपने आप को मारना बंद करो और ये येन को हक कर लेती है और ये दोनों ही रो रहे होते हैं। अब सन वापस घर जाते हुए शिनग्यू की कही हुई बातों के बारे में ही सोच रही होती है। इतने में ही गाओजुन यहाँ पर आ जाता है। सन गाओजुन की गाड़ी को देखकर इसमें बैठ जाती है। गाओजुन जब सन को परेशान देखता है तो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो सन कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। गाओजुन कहता है कि क्यों ना हम लोग कहीं पर जाकर डिनर कर लें, तो सन कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। गाओजुन कहते हैं कि ठीक है। अब गाओजुन जेन को यहाँ से लेकर चला जाता है, जबकि जियू जेन के घर पर वो चाबी रखने के लिए आया होता है जो शाओची गाओजुन के लिए ले आया था। अब जियू चाबी शू कैबिनेट के नीचे रखकर दरवाजे को लॉक करने लगता है, तो इससे लॉक नहीं लग रहा होता और गाओजुन और जेन भी लिफ्ट में होते हैं, लेकिन अब जियू से फाइनली लॉक लग ही जाता है। जैसे ही ये दोनों लिफ्ट से बाहर आते हैं तो जियू स्टेयर्स वाले रास्ते से फौरन भाग जाता है और जेन भी किसी को यहाँ से जाते हुए देख लेती है। जेन इस बात को इग्नोर कर देती है और गाओजुन से पूछती है कि क्या तुमने लॉक मास्टर से पूछा था कि उसने मुझे कितनी कीज दी थी। गाओजुन कहता है कि अगर उसने तुम्हें 6 चाबियां दी थी तो तुम्हारे पास 6 चाबियां ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भला तुम्हारे घर की चाबी क्यों रखेगा। घर के अंदर आने के बाद सन गाओजुन को सारी चाबियां दिखाते हुए कहती है कि ये सिर्फ 5 हैं। गाओजुन इन चाबियों को पकड़ते हुए याद करता है कि उस दिन मैंने ये चाबियां शू कैबिनेट पर रखी थी। अब गाओजुन भी शू कैबिनेट की चीजों में इस गुमी हुई चाबी को ढूंढने लगता है। सन कहती है कि मैंने यहाँ पर चेक किया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। गाओजुन अब शू कैबिनेट को साइड में करके देखता है और जेन से कहता है कि तुम खुद ही आकर देख लो। जेन देखती है तो यहाँ पर चाबी मौजूद होती है और इसको देखते हुए जेन को याद आता है कि जब इसने सुबह कैबिनेट को साइड पर करके देखा था तो यहाँ पर कोई चाबी नहीं थी। अब मिस्टर चू मिस्टर फांग को कह रहे होते हैं कि सुवन से तो हमने छुटकारा हासिल कर लिया है और एनही भी अब स्टेबल हो गया है, अब सिर्फ हमें खतरा यूनिंग से ही है। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम जल्दी से यूनिंग से भी छुटकारा हासिल करो। मिस्टर चू कहते हैं कि वो छुपा हुआ है और उसको लोकेट करना बहुत ही मुश्किल है। मिस्टर फांग कहते हैं कि उसको बाहर निकालने का कोई रास्ता तलाश करो। अब गाओजुन ने ये चाबी निकाल कर शू कैबिनेट पर रख दी होती है। जेन से कह रहा होता है कि हो सकता है कि उस दिन मैंने जल्दी में चाबियां रखी हो तो ये यहाँ पर गिर गई हो। अब जेन को शिनग्यू की कही हुई बातें भी याद आ रही होती हैं और ये कि जब पहली दफा जियू इसके घर से भागा था तो गाओजुन ने इसको पुलिस को कॉल करने से मना किया था। जेन अब इन्हीं सब बातों को सोच रही होती है। गाओजुन जेन को बुला रहा होता है लेकिन जेन तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही होती। गाओजुन इसको हिलाने लगता है तो जेन के हाथ से ये चाबियां नीचे गिर जाती हैं। गाओजुन से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो जेन कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। गाओजुन जेन से कहता है कि फिर तुम्हें बैठ जाना चाहिए। अब मिस्टर फांग वापस जा रहे होते हैं। मिस्टर चू मिस्टर फांग से पूछते हैं कि मैं यूनिंग को बाहर कैसे निकालूं, तो मिस्टर फांग कहते हैं कि तुम्ही ने तो कहा था कि यूनिंग अपनी वाइफ की बहुत केयर करता है। ये कहकर मिस्टर फांग चले जाते हैं। मिस्टर चू के भी दिमाग में कोई आइडिया आ गया होता है। ज़ैनब सोफे पर लेट गई होती है। गाओजुन से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहा होता है। ज़ैन कहती है कि मैं ठीक हूँ, रेस्टोरेंट में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, हो सकता है मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया हो। ये गाओजुन से कहती है कि तुम मुझे किचन से शुगर ला दो। गाओजुन जब किचन में शुगर लेने के लिए जाता है तो इसको जियो की कॉल आ रही होती है, लेकिन गाओजुन जियो की कॉल कट कर देता है। गाओजुन जेन के पास शुगर ले आता है और जेन भी शुगर खा लेती है। गाओजुन जेन से कहता है कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और मैं तुम्हें कल हॉस्पिटल प्रॉपर चेकअप के लिए ले जाऊंगा। जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हूँ तो मेरा प्रॉपर चेकअप ही हुआ था। गाओजुन जेन से कहता है कि तुम सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए अपने आप को टॉर्चर क्यों कर रही हो। जेन अब शुगर गाओजुन को खिलाने लगती है। गाओजुन से कहता है कि मैं ये नहीं खाना चाहता, लेकिन जेन काफी इंसिस्ट कर रही होती है तो गाओजुन ये शुगर खा लेता है। जेन गाओजुन से कहती है कि तुम मुझे फिर से बताओ कि जब तुमने मुझे पहली दफा देखा था तो तुमने क्या फील किया था। गाओजुन कहता है कि अब मैं नहीं बताना चाहता, मैं तुम्हें बता तो चुका हूँ। जेन गाओजुन का हाथ पकड़ कर कहती है कि मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। गाओजुन जेन का हाथ पकड़ कर वही बातें दोहराने लगता है जो इसने जेन को स्कूल में बताई होती है। अब गाओजुन जेन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कुक करता हूँ। गाओजुन किचन में आ जाता है और जेन यहीं से गाओजुन को काम करता हुआ देख रही होती है। गाओजुन जेन को देखकर मुस्कुराने लगता है तो जेन भी गाओजुन को देखकर मुस्कुरा देती है, लेकिन ये यहाँ पर कंफ्यूज दिखाई दे रही होती है। गाओजुन जेन से कहता है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं यहीं पर तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, तो जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। गाओजुन जेन को गुड बाय कहता है और ये यहाँ से चला जाता है। गाओजुन के जाते ही जेन स्टडी में आकर इंटरनेट पर उस लॉ फर्म के बारे में सर्च
करने लगती है जिसमें गाओजन काम करता है। गाओजन जियो के साथ जा रहा होता है तो ये जियो से पूछता है कि तुम मेरे और एन रेयन के रिलेशनशिप के बारे में क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि एन रेयन ने अपने हस्बैंड को मेरी वजह से मारा है? मुझे एक ऑनेस्ट रिप्लाई चाहिए। जियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे और एन रेयन के दरमियान कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई दूसरा इस सिनेरियो को देखेगा तो वो यही समझेगा। अगली सुबह जेन बीलिंग आ जाती है। जेन इस लॉ फर्म में आ जाती है जिसके बारे में जेन को गाओजन ने बताया होता है। अब जेन असली गाओजन से मिलने के लिए आ जाती है। गाओजन जब यहाँ पर जेन को देखता है तो ये बहुत सरप्राइज हो जाता है। ये तो जेन को देखकर एक्साइटेड दिखाई दे रहा होता है और ये जेन से कहता है कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो? मैं गाओजन हूँ। जेन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है। गाओजन कहता है कि हाँ, मैंने थोड़ा सा वेट लूज कर लिया है। गाओजन इसको बैठने के लिए कह रहा होता है। जेन इससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हो और अपना लॉयर लाइसेंस भी? ये कहता है कि हाँ जरूर। ये जेन को अपना लॉयर लाइसेंस और अपना आईडी कार्ड दिखा देता है। जेन इन दोनों चीजों को देखते हुए बहुत गौर से इसको देख रही होती है। गाओजन कहने लगता है कि मैंने वेन से तुम्हारे केस के बारे में सुना था। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, बस कर्जे वाले केसेस में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब इस लॉयर लाइसेंस और आईडी कार्ड को देखते हुए जेन को गाओजन की सभी यादें याद आ रही होती हैं। जेन इससे कहती है कि मैं यहाँ पर अपने केस की वजह से नहीं आई। ये पूछता है कि फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? जेन कहती है कि मेरी मुलाकात एक लॉयर से हुई है जिसका नाम भी गाओजन है और उसका कहना है कि वो यूनिंग का हाई स्कूल का क्लासमेट है और वो केस के लिए मेरी मदद भी कर रहा है। अब गाओजन मार्केट में शॉपिंग के लिए आया होता है तो ये जेन को कॉल करता है। जेन को गाओजन की कॉल आ रही होती लेकिन ये कॉल नहीं उठाती। ये जेन से कहने लगता है कि तुमने मुझे जो कुछ भी बताया है उसके बाद मुझे लगता है कि अगर उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसने किसी मकसद के तहत ही तुम्हें अप्रोच किया है। जेन कहती है कि अगर मैं पुलिस को कॉल करूं तो क्या मैं ये जान पाऊंगी कि वो असल में कौन है और वो ऐसा क्यों कर रहा है? ये कहने लगता है कि अगर तुम इस सब में पुलिस को इन्वॉल्व करोगी तो तुम्हें उसकी असली आइडेंटिटी के बारे में तो मालूम हो सकता है, लेकिन वो पुलिस से ये कहेगा कि तुम्हें उसे पहचानने में गलतफहमी हुई है और उसने तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, तो जो कानूनी कार्रवाई होगी वो तो खत्म हो जाएगी। जेन कहती है कि मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उसने मुझे अप्रोच क्यों किया है। असली गाओजन कहता है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? जेन कहती है कि तुम मेरे लिए युदाओ नामी एक शख्स को ढूंढो। अब गाओजन जेन को छोड़ने के लिए आता है। ये जेन से कहता है कि तुम अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना और अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। जेन इसको थैंक्स बोलती है और ये इसे गुड बाय कहने के बाद यहाँ से चली जाती है। अब इंस्पेक्शन टीम में सुवेन की जगह जांग काम कर रही होती है। सोंगरोंग इसके पास आकर फोन को देखते हुए कह रहा होता है कि ये फोन सेल्फीज के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही जांग को वो टाइम याद आता है जब ये सुवेन से कह रही होती है कि मैं आपके लिए एक नया मोबाइल फोन ऑर्डर कर देती हूँ। अब ये जांग को इस बात पर ब्लैकमेल कर रहा होता है। जांग भी डॉक्यूमेंट्स सोंगरोंग को देते हुए कहती है कि वो प्रॉब्लम्स हैं जो हमें इंस्पेक्शन के दौरान मिली, मैं चाहती हूँ कि आप इनको एक दफा देख लें। ये डॉक्यूमेंट्स देखकर सोंगरोंग बहुत खुश होता है और इससे कहता है कि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने का बहुत पोटेंशियल है। अब जेन बेलिंग से वापस आ रही होती है लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है यहाँ पर और कार ड्राइव करते हुए जेन को गाओजन की ये बात याद आ रही होती है कि मैं और यूनिंग काफी क्लोज क्लासमेट्स थे तो तुम्हें मेरी मदद करने पर शक नहीं होना चाहिए। जेन गाओजन की सभी बातें याद करते हुए रो रही होती है। बारिश भी बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है। जेन को दिखाई नहीं देता कि एक जगह से कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। ये वहीं से अपनी गाड़ी गुजार लेती है। कुछ दूर आकर जेन की कार रुक जाती है। जेन अम्ब्रेला खोलकर बाहर निकलकर देखती है तो इसका टायर पंचर हो चुका होता है। जेन अब अपना मोबाइल फोन कार से बाहर निकालती है। बारिश और हवा इतनी तेज होती है कि जेन की अम्ब्रेला भी दूर चली जाती है और जेन का मोबाइल फोन भी पानी में गिर जाता है। जेन अपना मोबाइल फोन तो पानी से निकाल लेती है लेकिन जेन का फोन बंद हो चुका होता है और जेन को कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या करे। दूसरी तरफ गाओजन जेन के घर के बाहर खड़ा होता है। ये कॉल पर जियो को बता रहा होता है कि जेन कहीं पर गायब हो गई है। ये जियो से चेक करने के लिए कह रहा होता है और अब जेन खुद ही अपनी कार का टायर चेंज करने की कोशिश कर रही होती है। जेन अपनी कार का टायर चेंज कर लेती है और जेन इस जगह से चली जाती है। अब जियो शूसे से मिलने के लिए आया होता है ये चेक करने के लिए कि कहीं जेन को कोई तंग तो नहीं कर रहा। तो ये बताता है कि कुछ लोग पहले मेरे पास जरूर आए थे जो जेन से कर्जा वसूल करना चाहते थे लेकिन मैं जेन से कभी भी मिलने के लिए नहीं गया। अब जियो गाओजन को सारी रिपोर्ट दे रहा होता है कि इसको जेन कहीं पर भी नहीं मिल रही है। इतने में ही जेन वापस घर आ जाती है। गाओजन जेन को देखकर कहता है कि अब तुम्हें तलाश करने की कोई जरूरत नहीं, जेन वापस आ गई है।
है। गाजन जेन से पूछता है कि तुम कहाँ पर थी। जेन कोई जवाब दिए बगैर गाजन के पास आती है तो गाजन उसको कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जेन ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। जेन कहती है कि कल मुझे इन्फॉर्म किया गया था कि पुराने घर को तोड़ा जा रहा है, तो मैं उसको देखने के लिए चली गई थी, लेकिन कल बहुत ज्यादा बारिश हुई और मेरी कार का टायर भी पंचर हो गया था। जेन रो रही होती तो गाजन उसके आंसू साफ करता है। जेन कह रही होती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। गाजन अपना कोट उतार कर जेन को दे देता है। गाजन जेन को हक कर लेता है। जेन इसको कोट देने के लिए थैंक्स बोलती है और अब गाजन जेन को यहाँ से लेकर चला जाता है। जब ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं तो गाजन जेन से कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हारे साथ चला जाता। तो जेन कहती है कि तुम आजकल काफी बिजी थे, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना बेहतर नहीं समझा। गाजन जेन से कहता है कि लेकिन तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा था। तो जेन कहती है कि मेरा फोन गुम गया है और गाजन से कहती है कि मुझे तुम्हारा फोन चाहिए क्योंकि मैं अपनी सिम गुमने की रिपोर्ट करना चाहती हूँ इससे पहले कि कुछ और हो जाए। गाजन जेन को देना तो नहीं चाह रहा होता अपना फोन, लेकिन जेन को दे देता है। जेन भी पुलिस का नंबर डायल करके गाजन से कहती है कि क्या तुम मेरे लिए जिंजर ड्रिंक बना सकते हो, और जेन पुलिस को कॉल करते हुए अंदर चली जाती है। जेन वॉशरूम में आकर शावर ऑन कर लेती है और गाजन के कॉन्टेक्ट चेक कर रही होती है। अब जेन ने यहाँ पर शाओलिंग का नंबर निकाल लिया होता है। जेन इस नंबर को याद कर रही होती है। गाजन को भी शक हो रहा होता है कि जेन इतनी देर से क्या कर रही है, और अब जेन को आइडिया आता है। ये टिश्यू पेपर पर अपनी लिपस्टिक के साथ नंबर लिख लेती है। जेन ने फोन स्पीकर पर लगाया होता है जिस पर बार बार कहा जा रहा होता है कि आपने अभी तक अपना नंबर एंटर नहीं किया। गाजन भी इसी आवाज को सुनता हुआ वॉशरूम के पास आ जाता है और ये दरवाजा नॉक करता है। जेन गाजन से पूछती कि क्या हुआ है, तो गाजन कहता है कि फ्रिज में जिंजर नहीं है। जेन कहती है कि फिर तुम मुझे पानी बॉईल कर दो। अब जेन फोन पर कहने लगती है कि मेरे 2 नंबर्स हैं, और जेन को नॉर्मली बात करता हुआ सुनकर गाजन भी किचन में जा रहा होता है। इतने में ही जेन गाजन से कहती है कि मैंने कॉल कर लिया, तुम अपना फोन वापस ले लो। गाजन जब जेन से फोन ले लेता है तो ये अपने कॉन्टेक्ट्स चेक कर रहा होता है और शाओलिंग की इसे अभी कुछ ही देर पहले कॉल आई होती है। अब जेन ये वाला टिश्यू पेपर कैबिनेट में छुपा देती है। आज यन शेनगी को पिक करने के लिए उसके ऑफिस आया होता है। यन जबरदस्ती शेनगी से उसका बैग पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम पैदल नहीं चलो, हम टैक्सी ले लेते हैं, तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा नहीं होगा। शेनगी उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी वही जॉब करना चाहते हो। तो यन कहता है कि हाँ वो मेरी जॉब है। शेनगी कहती है कि तुम अच्छे भले इंसान हो, कर्जा वसूल करना भी कोई जॉब है, क्या तुम अपने लिए कोई और जॉब तलाश नहीं कर सकते। यन कुछ कहने वाला होता है। शेनगी उससे कहती है कि हमें डिवोर्स ले लेनी चाहिए। ये कहकर शेनगी यन से अपना बैग लेती है और यहाँ से चली जाती है। अब गाजन जेन के हाथ पर मेडिसिन लगा रहा होता है। गाजन जेन से कहता है कि तुमने टायर चेंज करते हुए ग्लव्स क्यों नहीं पहने। जेन कहती है कि उस टाइम पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और बारिश भी इतनी तेज हो रही थी कि मुझे ग्लव्स पहनने का ख्याल ही नहीं आया। मैं तो वहाँ पर अपनी कार ही छोड़कर वापस आना चाहती थी, लेकिन उस एरिया में कोई था ही नहीं, इसीलिए टायर चेंज करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। जेन गाजन से कहती कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम परेशान हो गए थे। गाजन कहता है कि हाँ मैं परेशान हो गया था, लेकिन तुम ऐसा दोबारा नहीं करना। जेन कहती कि सुबह हमेशा कहती है कि मेरा IQ कम है और मैं बहुत जिद्दी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकती। गाजन कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम बहुत नाइस हो। ये सुनकर जेन अपना हाथ पीछे कर लेती है। गाजन कहता है कि अभी मैंने मेडिसिन सही से लगाई नहीं है। तो जेन कहती है कि मैं खुद ही लगा लूंगी, तुम्हें भी घर पर जाकर रेस्ट करना चाहिए। गाजन जेन को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेन जब नूडल्स खा रही होती है तो बेल बजती है। जेन जब दरवाजा खोलती है तो गाजन इसके लिए खाना लेकर आया होता है। जेन गाजन से कहती है कि तुम भी अंदर आकर मेरे साथ खाना खाओ, लेकिन गाजन कहता है कि नहीं, अब मुझे वापस जाना है। जेन दरवाजा बंद करने लगती है तो गाजन कहता है कि मुझे याद आया, तुम मुझे अपनी कार की चाबी दे दो, मैं तुम्हारी कार ठीक करवा देता हूँ। जेन भी बड़े आराम से गाजन को अपनी कार की चाबी दे देती है। गाजन जेन की कार की चाबी लेकर चला जाता है और जेन अंदर आकर गाजन का लाया हुआ खाना डस्टबिन में फेंक देती है। अब गाजन जब जेन की कार में बैठता है तो ये देखता है कि डैश कैम की वायर निकली होती है और अब हमें दिखाया जाता है कि जेन ने बिलिंग जाने से पहले डैश कैम की वायर निकाल दी थी और गाजन भी ये देखकर हैरान हो रहा होता है। अब जेन ने टिश्यू पेपर पर 3 नंबर्स लिखे होते हैं। जेन इन तीनों नंबर्स को पेपर पर लिख लेती है। आज गाजन
गाओजन जियो के साथ जेन की कार फिक्स करवाने के लिए आया होता है। जियो गाओजन से कहता है कि तुम ये क्यों चेक करवाना चाहते हो कि जेन का पुराना घर गिराया जा रहा है या नहीं। गाओजन कहते क्योंकि मुझे शक है कि जेन उस दिन अपने होम टाउन वापस नहीं गई थी। जियो कहते कि फिर वो कहाँ पर गई थी। गाओजन कहते कि मुझे भी नहीं मालूम। जियो गाओजन से कहता है कि तुम्हारा और जेन का रिलेशनशिप नहीं चलने वाला है, इसीलिए बेहतर है कि तुम इस रिलेशनशिप को खत्म कर दो। वैसे भी हमें जल्द ही यहाँ से चले जाना है। गाओजन कहते हैं कि अगर हम जा भी रहे हैं तो ये इस रिलेशनशिप को खत्म करने का वक्त नहीं है। जियो कहता है कि क्या तुम उस वक्त जाओगे जब तुम्हारी ये फेक आइडेंटिटी उसको मालूम हो जाएगी और वो तुमसे नफरत करने लगेगी। गाओजन जियो से कहते हैं कि तुम मुझे डांटना बंद करो और काम पर ध्यान दो। अब जेन असली गाओजन से बात कर रही होती है। ये जेन से पूछता है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है। जेन कहती कि मुझे नहीं मालूम, मेरा सोशल सर्कल बहुत छोटा सा है। ये आदमी मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है और इसके पीछे कौन है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। असली गाओजन जेन से कहने लगता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा केस हैंडल करूं। तुम इन लोगों के बारे में भूल जाओ कि आखिर ये तुम्हें क्यों अप्रोच कर रहे थे और इनका क्या मकसद है, क्योंकि इस सब को इन्वेस्टिगेट करके भी कुछ हासिल नहीं होगा। इस टाइम पर हमें सिर्फ तुम्हारे केस पर फोकस करना चाहिए। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, मैं ये केस तुम्हारे लिए जीत सकता हूँ। जेन कहती है कि मैं इतनी आसानी से उसको जाने नहीं दे सकती। गाओजन कहता है कि तुम एक झूठे इंसान के लिए अपना वक्त और फीलिंग्स क्यों जाया कर रही हो। जेन कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं इसके बारे में सोचूंगी। ये कहकर जेन कॉल बंद कर देती है। अब जेन पुलिस स्टेशन आई होती है। जेन को गाओजन की कॉल आती है। गाओजन कहता है कि मैं तो तुम्हारे नंबर पर कॉल करने की ट्राई कर रहा था, तुम्हें इतनी जल्दी नया सिम कार्ड भी मिल गया। जेन कहती कि हाँ, और मैंने एक सेकंड हैंड फोन भी खरीद लिया है। गाओजन जेन को बताता है कि तुम्हारा टायर ठीक हो गया है तो मैं तुम्हारी कार तुम्हारे घर पर पार्क कर देता हूँ। गाओजन जेन से कहता है कि तुम घर कब वापस आ रही हो, अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं तुम्हारे लिए बाय कर लेता हूँ। जेन को गाओजन की कई बातें याद आने लगती हैं कि गाओजन ने इसे कहा था कि मैं तुम्हें सिर्फ आराम से जिंदगी गुजारता हुआ देखना चाहता हूँ। जेन को जब ये बातें याद आती हैं तो ये अपसेट हो जाती है और जेन गाओजन से कहती है कि आज मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगी। गाओजन पूछता है कि क्यों, तो जेन कहती है कि वैसे ही मैं ये करना चाहती हूँ। गाओजन भी डिनर करने के लिए मान जाता है। इसके बाद जेन शेनग्यू को कॉल करके पूछती है कि तुम्हारी नेबर का नाम क्या है। शेनग्यू कहती है कि शाओलिंग। जेन इसको थैंक्स बोलकर कॉल बंद कर देती है। अब शेनग्यू स्टेयर्स चढ़ रही होती है तो ये यहाँ पर जांग को बात करते हुए सुनती है, जो कि किसी को यहाँ पर मिलने के लिए बुला रही होती है। शेनग्यू यहीं पर खड़ी हो जाती है और जांग से बात करने के लिए मिस्टर चियो आता है। जांग मिस्टर चियो को बताती है कि सोंगरोंग को कुछ मिल गया है। शेनग्यू भी इन दोनों की बात करते हुए वीडियो बनाने लगती है। मिस्टर चियो पूछता है कि आखिर उसको क्या मिला है, तो जांग कहती है कि मुझे नहीं मालूम और मिस्टर चियो से कहने लगती है कि हमें इससे भी छुटकारा हासिल करने के लिए कुछ न कुछ सोचना होगा और कहने लगती है कि मैं आपके साथ इसलिए काम कर रही हूँ क्योंकि मैं आप पर भरोसा करती हूँ। मैंने आपकी खातिर सुवेन को भी फ्रेम करने की कोशिश की है, इसीलिए अब आप मेरे साथ कोई भी ट्रिक नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर सोंगरोंग को वाकई में कुछ मिल गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको रोक पाऊंगी। मिस्टर चियो कहते हैं कि तुम वापस चले जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। ये दोनों तो वापस चले जाते हैं और शेनग्यू ने भी इनकी पूरी कन्वर्सेशन की वीडियो बना ली होती है। इसके बाद जेन ने गाओजन को एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया होता है। गाओजन जेन से कहता है कि तुमने ये रेस्टोरेंट क्यों चूज किया, यहाँ का खाना सस्ता नहीं है। जेन कहती है कि हाँ, ये रेस्टोरेंट एक्सपेंसिव तो है, लेकिन मैंने तुम्हारे आने से पहले ही यहाँ पर जो सबसे सस्ती मील है वो ऑर्डर कर दी है। तो गाओजन जेन से कहता है कि आज का बिल मैं पे करूंगा। तो जेन कहती है कि नहीं, बिल तो मैं ही पे करूंगी। गाओजन कहता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। जेन एक एनवलप निकाल कर टेबल पर रखती है, कहती है कि मुझे आज ही पे मिली है, ये पैसे मैंने 10 साल बाद खुद कमाए हैं, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गाओजन कहता है कि तुम अपने 40 मिलियन के कर्जे को भूल गई हो और इस थोड़ी सी पे को देखकर इतना खुश हो रही हो। जेन कहती है कि मेरे केस की तो तुम टेक केयर करोगे, तो फिर मुझे किसी भी बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गाओजन मुस्कुराने लगता है। अब जेन और गाओजन का खाना आ जाता है। दोनों खाना खाते हुए ऐसे ही कॉमन बातें करने लगते हैं। अब जेन वॉशरूम में आई होती है। जेन के साथ एक आदमी खड़ा हाथ धो रहा होता है। जेन के जाने के बाद ये आदमी जेन को बहुत गौर से जाता हुआ देख रहा होता है। फिर ये दोनों जब रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो यहाँ पर फायरवर्क्स हो रहे होते हैं। बाकी सब लोगों के साथ ये दोनों भी इन फायरवर्क्स को देखने लगते हैं और जेन को तो ये फायरवर्क्स बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। गाओजन जेन से कहते हैं कि क्या तुम्हें फायरवर्क्स पसंद है। जेन कहती कि हाँ, ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे।
गाजन कहते कि ठीक है, फिर हम वॉक करते हैं। फिर जहाँ पर ये फायरवर्क्स हो रहे होते हैं तो ये दोनों भी वहीं पर आकर फायरवर्क्स को देखने लगते हैं। ये दोनों ही फायरवर्क्स काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। गाजन जेन से कहते हैं कि तुम मेरे यहीं पर इंतजार करो, और ये खुद एक स्टॉल के पास चला जाता है। जेन जब गाजन को स्टॉल पर खड़ा हुआ देख रही होती है तो ये अपसेट दिखाई दे रही होती है। अब गाजन जेन के लिए और फायरवर्क्स ले आया होता है। गाजन जेन के लिए इन फायरवर्क्स को स्टार्ट कर देता है और ये यहीं पर खड़ा होकर जेन को मुस्कुराते हुए देख रहा होता है। जेन को भी फायरवर्क्स देखकर अच्छा लग रहा होता है और अब गाजन जेन के पास आता है और ये जेन को किस कर लेता है। अगली सुबह शाओलिंग के पास जेन और गाजन की कल रात की पिक्चर्स आई होती हैं। ये भी इन पिक्चर्स को देख लेती है। अब जियो गाजन को बता रहा होता है कि जेन का पुराना घर नहीं गिराया जा रहा। जेन यकीनन कुछ प्लान कर रही है। इतने में गाजन को शाओलिंग की कॉल आ जाती है जो इसको टेंशन कह रही होती। यही गाजन का असली नाम है। शाओलिंग गाजन से कहती है कि तुमने मुझे वो पिक्चर्स क्यों भेजी, आखिर तुम्हारे साथ क्या मसला है। गाजन कहते कि तुम किन तस्वीरों की बात कर रही हो। शाओलिंग कहती है कि ये अजीब तस्वीरें मुझे मेरे घर के बाहर मिली थी। तुम क्या चाहते हो कि मैं इन तस्वीरों को एनरुयन को सेंड कर दूं? गाजन कहता है कि तुम मुझे ये तस्वीरें भेज तो मैं चेक कर लेता हूँ। कॉल बंद करके शाओलिंग अपने फोन से इनकी पिक्चर्स खींच कर गाजन को सेंड कर देती है। गाजन भी इन पिक्चर्स को देखकर हैरान हो रहा होता है और दूसरी तरफ जेन अपनी स्टडी में एक कैमरा शेल्फ पर रख देती है। बिल्कुल सेम कैमरा ही जेन ने अपने टीवी लॉन्च में भी फिट करके रख दिया होता है और जेन अपने लैपटॉप से चेक भी कर रही होती है कि इसके कैमरास बिल्कुल सही से काम कर रहे हैं। अब गाजन ये पिक्चर्स जियो को सेंड करके कहता है कि तुम रेस्टोरेंट का सीसीटीवी कैमरा जाकर चेक करो। जो कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं 24 घंटे में मालूम कर लूंगा कि ये काम किसने किया है। ज़ैनब असली गाजन से बात करते हुए कह रही होती है कि ये लोग पैसों के अलावा कुछ और तलाश कर रहे हैं। अगर वो मुझे इस्तेमाल कर रहा है अपने मकसद के लिए तो फिर मैं ये जानने के लिए उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती कि वो आखिर मेरे से चाहता क्या है। लेकिन ये जेन से कह रहा होता है कि तुम मुझ पर भरोसा करके इन सब चीजों को भूल जाओ, हम सिर्फ केस पर फोकस करते हैं कि हमने उसको कैसे जीतना है। जेनी से पूछती कि क्या तुम्हें लुदाओ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो ये कहता है कि मेरा दोस्त लुदाओ के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जेन कहती है कि जैसे ही तुम्हें कुछ भी मालूम होता है मुझे बताना। ये कहकर जेन कॉल बंद कर देती है और यहाँ पर जेन गाजन से ही मिलने के लिए आई होती है। जेन गाजन से कहती है कि तुमने मुझे अचानक से यहाँ पर क्यों बुलाया, तो गाजन कहता है कि मेरे दोस्त का ऑफिस यहीं पर है, मैं उससे मिलने के लिए आया था और यहाँ की सीनरी भी तो कितनी अच्छी है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी यहाँ पर बुला लिया जाए। गाजन समुद्र की तस्वीरें लेते हुए जेन की भी पिक्चर्स लेने लगता है। जेन कहती है कि कौन सा दोस्त? गाजन कहते हैं कि वही दोस्त जिसने मुझे 200,000 यॉन दिए थे और इसी दोस्त का नाम लुदाओ होता है। गाजन जेन से कहता है कि तुम्हारा पुराना घर तो डिमोलिश हो गया है, तो उसका सर्टिफिकेट मैं आज लेकर आया हूँ, जब हम यहाँ से जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। जेन गाजन से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मेरा पुराना घर डिमोलिश हो गया है, मैं अपने होम टाउन कुछ और करने के लिए वापस गई थी। गाजन कहते हैं कि तुम किस चीज के लिए वापस गई थी? जेन कहती कि उस दिन मैं यूनिंग की कब्र को साफ करने के लिए गई थी। ये बात सुनकर गाजन को अच्छा नहीं लगता। गाजन कहता है कि मुझे लगा कि अब तो तुम उससे नफरत करती होगी। जेन कहती है कि मैं उससे नफरत किया करती थी, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि उससे नफरत करना कितना यूजलेस है, वो तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। जेन कहने लगती है कि मैंने यूनिंग के पेरेंट्स से बात की थी। जो शख्स भी यूनिंग बनने की कोशिश कर रहा था उसने सिर्फ यूनिंग के पेरेंट्स को सिर्फ एक ही दफा मेडिसिन भेजी थी, उसके बाद वो कभी नहीं नजर आया। लेकिन मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कोई यूनिंग बनने की कोशिश क्यों करेगा। अब मिस्टर फांग फोन पर बात करते हुए कह रहा होता है कि हम ये चूहे बिल्ली का खेल यूनिंग के साथ नहीं खेल सकते। अब चूंकि हम यूनिंग को तलाश नहीं कर पा रहे हैं तो हम यूनिंग की वाइफ जेन को किडनैप कर लेंगे और उसे फोर्स करेंगे कि वो बाहर जरूर आए। जेन गाजन से कहती है कि यूनिंग कोई ऐसी चीज जरूर छोड़कर गया है जिसको तलाश किया जा रहा है, वो यकीनन कोई बहुत पावरफुल चीज होगी। गाजन कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। जेन कहती है कि काश मुझे मालूम होता कि वो क्या चीज है। अब जेन को शेनक्यू, मिस्टर चू और जांग की पिक्चर सेंड करती है। जेन गाजन को ये पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि ये लड़की तो सुवेन की असिस्टेंट है। शेनक्यू ने पिक्चर के साथ इसको वीडियो भी सेंड कर दी होती है, लेकिन ये मैसेजेस जेन को शेनक्यू ने नहीं किए होते। इसको अननोन नंबर से मैसेजेस आ रहे होते हैं जिस पर ये भी लिखा होता है कि इन दोनों ने मिलकर सुवेन को फंसाया और इनका अगला टारगेट सोंगरोंग है। जेनब यही चेक करने के लिए इस नंबर पर कॉल करती है, लेकिन ये नंबर बंद होता है। जेनब जाने लगती तो गाजन इसको रोकते हुए कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जेन कहती है कि मुझे इस लड़की से जरूर बात करनी होगी। गाजन कहते हैं कि जब भी सुवेन का नाम आता है तो तुम जज्बाती हो जाती हो, लेकिन इस तरह से सांग से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा।
जेन कहती कि फिर हमें क्या करना चाहिए। गाओजन जेन से कहता है कि क्या तुमने मैसेज नहीं देखा कि उनका अगला टारगेट सोंगरोंग है, इसीलिए तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद गाओजन और जेन उसी होटल के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर ये इंस्पेक्शन टीम रुकी होती है। अब सोंगरोंग भी अपनी टीम के साथ वापस जा रहा होता है। गाओजन और जेन इस कार का पीछा करते हैं। सोंगरोंग अपनी टीम के साथ क्लब में आया होता है। जांग और बाकी सब मेंबर्स इस बात पर सोंगरोंग को विश कर रहे होते हैं कि अगला चीफ ऑडिटर ये है। तो सोंगरोंग कहता है कि तुम लोग अभी ये बात ना करो क्योंकि हमें नहीं मालूम कि चीफ ऑडिटर कौन बनेगा। जेन और गाओजन भी पीछे बैठकर इनकी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन जांग तो कह रही होती है कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपको ही ये पोजीशन मिलेगी। ड्रिंक करने के बाद ये सब लोग डांस करने के लिए चले जाते हैं। जेन गाओजन से कहती है कि मैं वहाँ पर देख कर आती हूँ। गाओजन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन जेन कहती है कि ये करना ठीक नहीं रहेगा। जेन अपना कोट गाओजन के पास छोड़कर चली जाती है। जैसे जेन यहाँ पर आती है तो एक लड़का जेन से फ्री होने की कोशिश कर रहा होता है और साथ ही गाओजन भी डांस करता हुआ इस लड़के के पास आ जाता है और ये फौरन ही उस लड़के को यहाँ से भगा देता है। जेन गाओजन को हैरानगी से देख रही होती है और गाओजन भी जेन के सामने डांस कर रहा होता है। जेन ये देखकर यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर जो लड़की सोंगरोंग के साथ डांस कर रही होती है वो उसको अपने साथ लेकर चली जाती है और ये देखकर सांग बहुत खुश हो रही होती है। गाओजन जेन को बाहर लेकर आ रहा होता है तो जेन इससे अपना हाथ छुड़वा कर कहती है कि आखिर तुम अंदर क्या कर रहे थे। गाओजन गुस्से में होता है जेन से कहता है कि वो पिलव जो तुमसे फ्री होने की कोशिश कर रहा था। जेन कहती है कि वो तो सिर्फ मेरे साथ डांस कर रहा था। गाओजन कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं भी अच्छा डांसर हूँ, क्यों ना तुम मेरे साथ डांस करो। ये कहकर गाओजन इसके पास आने लगते हैं, लेकिन जेन इसको पीछे धक्का देते हुए कहती है कि मैं सोंगरोंग पर नजर रखना चाहती थी। जो लड़की सोंगरोंग के साथ डांस कर रही थी वो लड़की मुझे प्लान का हिस्सा लग रही थी। गाओजन कहता है कि तुम्हें इस बात पर इतना यकीन कैसे है। जेन कहती है कि अगर वो बस फन के लिए डांस कर रही होती तो वो किसी हैंडसम लड़की के साथ डांस करती। इस बूढ़े आदमी के साथ भला कौन डांस करना चाहेगा। ये कहकर जेन जाने लगती है, लेकिन गाओजन इसको रोकता है और कहता है कि हम बाहर से ही नजर रखेंगे। जेन भी गुस्से में इससे अपना हाथ छुड़वा कर कार में जाकर बैठ जाती है। अब ये दोनों देखते हैं कि इंस्पेक्शन टीम के सभी मेंबर्स बाहर आ गए हैं और ये अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं। अब ये दोनों भी इनके पीछे चले जाते हैं। ये सभी मेंबर्स तो होटल पहुंचकर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और सोंगरोंग भी इन सबको बाय करने के बाद बाहर की तरफ निकल पड़ता है। गाओजन और जेन कब से इसका बाहर निकलने का इंतजार कर रहे होते हैं। गाओजन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इंतजार करने का और कोई फायदा होगा, अब हमें घर चलना चाहिए। जेन भी इसके लिए मान जाती है तो ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों जाते हैं साथ ही सोंगरोंग होटल से बाहर आ जाता है। अब गाओजन जेन को घर पर छोड़ने के लिए आता है। ये जेन से कहता है कि तुम अच्छे से रेस्ट करना, मैं जा रहा हूँ। जेन कहती कि काफी देर हो गई है, तुम भी स्टडी में रुक सकते हो। ये सुनकर गाओजन भी घर के अंदर आ जाता है। अब जेन गाओजन के लिए स्टडी में कपड़े रख देती है और इससे कहती है कि तुम ये चेंज कर सकते हो, ये बिल्कुल न्यू है। अब जेन अपने रूम में बैठकर सीसीटीवी कैमरा के थ्रू गाओजन को स्टडी में देख रही होती है। गाओजन यहाँ पे बैठकर जेन की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा होता है और अब गाओजन लैंप की लाइट बंद करके बेड पर लेट जाता है। गाओजन को सोता हुआ देखकर जेन भी अपना लैपटॉप बंद कर देती है। अगली सुबह सोंगरोंग लॉकअप में बैठा होता है और इसके साथ दो और आदमी भी होते हैं। इतने में ही पुलिस ऑफिसर के साथ मिस्टर शिव आ जाते हैं, जिनको देखकर सोंगरोंग कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कल क्लब में एक लड़की मिली थी और होटल वापस आने के बाद उसने मुझे ऐसे ही बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मिस्टर शिव कहते हैं कि तुम चुप ही रहो। अब मिस्टर शिव पुलिस ऑफिसर से कहने लगते हैं कि ये कोई गलती भी तो हो सकती है। तो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि उस लेडी ने बताया है कि इनकी डील का कैश उसको मिला है। मिस्टर शिव कहते हैं कि आप प्लीज इस मामले के बारे में इन्वेस्टिगेशन करें अच्छे से। अब शाओलिंग अपनी पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और यहीं पर यही भी पढ़ रही होती है। यही जैसे ही देखती है कि शाओलिंग एक कस्टमर के साथ बाहर गई है तो यही यहाँ से अपना बैग उठाकर चली जाती है। अब जेन गाओजन के साथ ब्रेकफास्ट कर चुकी होती है और जेन को एक नंबर से कॉल आ रही होती है। जेन कॉल उठाती है तो ये कॉल जेन को यही ने की होती है। यही जेन को बताती है कि शाओलिंग मेरी आंट है। जेन कहती है कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। यही कहती है कि मेरी आंट को आपकी और मिस्टर टैन की कुछ फोटोज मिली हैं, क्या आपने वो फोटोज हमें सेंड की हैं? जेन तो कुछ नहीं कहती तो यही कहती कि आपको गलतफहमी हो रही है। मिस्टर टैन मेरी आंट के बॉयफ्रेंड नहीं है, बल्कि वो मेरी मॉम के बॉयफ्रेंड हैं। ये कहकर यही कॉल बंद कर देती है। दूसरी तरफ जियो उसी आदमी से मिल रहा होता है जो रेस्टोरेंट में दिखाया गया था। ये एक फोटोग्राफर होता है और अब जेन भी कहीं पर बाहर आई होती है। जियो जेन और गाओजन की तस्वीरें दिखाकर इस आदमी से कहता है कि क्या ये तस्वीरें तुमने ली हैं? तो ये आदमी कहता है
है कि आपके पास भी मेरे लिए कोई जॉब है। तो जियो कहता है कि मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि तुम्हें इन तस्वीरों के लिए किसने हायर किया था। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।